3 पंचवर्षीय प्रयासरत रहे। आखिरकार उन्हें यह सीट जो है बड़े मशक्कत के बाद जो है मिली है। आइए रुख करते हैं कि आखिरकार इनके मेयर से लेकर के विधायक और आखिरकार इन विधायक की सीट को लेकर के क्यों उपाफो या क्यों राजनीति गर्म होती चली गई। और वही हॉट सीट है जहां पर डॉक्टर अजय तिर्की को वर्तमान में कांग्रेस की तरफ से विधायक के लिए प्रत्याशी चुना गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामानुजगंज बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां के सिटिंग एमएलए बृहस्पति सिंह कहलाते थे। अब जो है चुनाव हो रही है और वर्ष 2023 के चुनाव परिणाम जो है अब बताएंगे कि इस सीट में जो है डॉक्टर अजय तिर्की होंगे या इनके प्रतिद्वंदी भाजपा से रामविचार नेताम, जो कि एक कद्दावर मंत्री के रूप में इस क्षेत्र में पहले से पैठ जमाए हुए हैं। तो आइए सीधा रुख करते हैं, आइए जानते हैं कि आखिरकार महापौर के दौर से उठ करके आज जो विधायक के लिए आपको एक मौका मिला है, तो क्या आपने शहर में किस तरह के कार्य किए हैं जिनकी लालसा बढ़ते हुए विधायक तक का जो है सीट को चुनने तक का। अभी तो फिलहाल जो है कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर अजय तिर्की को एक मौका दी है और चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे कि आखिरकार यहां का विधायक होगा कौन। तो सबसे पहले तो नमस्कार, और यह बताइए कि आखिरकार आपकी राजनीतिक करियर कहां से शुरुआत हुई थी। हम उसके बाद जो है कड़े प्रश्नों में भी आएंगे, उसका भी बाकी से आपको जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो राजनीति कहां से आपने शुरुआत की और क्यों की भाई। डॉक्टरी पेशा जो कि भगवान का दर्जा बताया जाता है और भगवान के रूप में देखा जाता है डॉक्टर को, तो क्या उसमें आप सेवा नहीं कर पा रहे थे? देखिए, ये कहना कि मैं डॉक्टरी पेशे को छोड़कर राजनीति में आया हूं, तो ये सरासर गलत है। मैं खुद एक सर्जन हूं और हमेशा मैं अपने मरीजों के बीच में रहता हूं और पेशेंट भी देखता हूं, ऑपरेशन भी करता हूं और चिकित्सा पेशे की जो जिम्मेदारी है उसको मैं पैरेलल करता रहता हूं। पॉलिटिकल तो मैं जब यहाँ पे था रामानुजगंज क्षेत्र में, तभी से मैंने कोशिश किया था, क्योंकि उस समय भी ये जनता की मांग थी कि आपको पॉलिटिकल लाइन में आना चाहिए। और 3 बार से कोशिश किए, तो चूंकि कांग्रेस एक डिसिप्लिन वाली पार्टी है, उस समय मुझे कहा गया कि नहीं, जो पिछले विधायक हैं उनको आगे आना है, तो मैंने कांग्रेस के लिए काम किया। लेकिन इस बार पुनः मैं आवेदन किया था और हाईकमान ने, माननीय महाराज साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझ पर विश्वास जताया है और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि आप जो है महापौर जो है पिछले 10 वर्षों से हैं और जो है विपक्ष हमेशा आरोप लगाती आती है कि जो है आप वहां पर काम नहीं किए तो फिर अब विधायक के लिए कैसे काम कर पाएंगे। तो ये स्पष्ट जनता को संदेश जाना चाहिए, उसके बारे में क्या कहें? एक ही लाइन में मैं जवाब देना चाहूंगा जी। स्वच्छ भारत मिशन 2014 से लॉन्च हुआ है जी। और 2015 से आज 2022 तक हम लोगों ने अपने सेक्टर में हमेशा पूरे भारत में फर्स्ट स्थान पाया है और हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से लेके उपराष्ट्रपति जी से लेके सभी से हमने इनाम लिया है और इवन राष्ट्रपति महोदया भी उस कार्यक्रम में आई हुई थी। मेरे कहने का मतलब कि जब मोदी जी मान रहे हैं कि अंबिकापुर शहर अच्छा काम कर रहा है, उसमें एज अ मेयर और मैं सामान्य जनता को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जब वहाँ से, क्योंकि वो डिसीजन तो दिल्ली में होना है। अच्छा, उस समय या अभी जो है केंद्र में भाजपा की सरकार है, आप ये बोलना चाह रहे हैं, और कांग्रेस के आप मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि जब सेंट्रल ये मान रही है कि डॉक्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ तो ये विपक्ष में है, तो इनको हल्ला तो करना ही है। अच्छा, हल्ला करना जरूरी है। तो ये बताया कि यहाँ की रूपरेखा आपने एक तरफ बता रहा है कि भाई
हमने जो है अंबिकापुर नगर निगम को जो है पूरी तरह से स्वच्छ कर दिया है और उसका जो है आपको इनाम भी मिल चुका है और केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया गया है। तो यहाँ जो अभी आप जिस धरातल में जो है प्रयासरत हैं, जिसके लिए आपको विधायक प्रतिनिधि चुना गया है, तो यहाँ के लिए क्या आप जो है एक एजेंडा के तहत में या फिर एक जो विशेष उपलब्धियां यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, किन किन कमियों को जो है आप दूर करने का कोशिश करेंगे? और खासकर मैं ये चाहूंगा कि जनता जाने कि आप बड़े ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट जो है इस क्षेत्र के लिए जो है लाभांश होगा, वह जो है जनता जानने को आतुर है, इसके बारे में बताइए। और देखिए, अधोसंरचनात्मक जो प्रोग्रेस होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मेरे जहन में ये है कि अभी भी जो क्षेत्र पहुंच विहीन है या जो क्षेत्र के सड़कों की स्थिति अभी नहीं सुधर पाई है, उन क्षेत्रों को पहले तो हमें जोड़ के उन गांवों को, टोलों को पहुंच में लाना चाहिए, सड़कों को ठीक करना चाहिए। उससे बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं कि बच्चों को स्कूल के लिए भी एक कंफर्टेबल जोन हो जाता है और बिजनेस के लिए कंफर्टेबल जोन हो जाता है। अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं कि मुझे लगता है मोटरेबल भी नहीं है। ऐसे क्षेत्रों को जोड़ के उनको मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है। दूसरा, हमारे यहाँ के बच्चे, विधानसभा के बच्चे सभी बाहर पढ़ने के लिए, कॉलेजेस के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए बाहर जाते हैं। और मेरे मन में शुरू से ही एक इच्छा होती है कि हमारा युवा वर्ग हमेशा एजुकेशनल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो अपना रास्ता अच्छा बनाए और गलत रास्ते में ना जाए। अंबिकापुर में भी आपने देखा होगा कि सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए मैंने शुरू से कोशिश किया और अभी सबके सहयोग से एक बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए सैंक्शन भी हो गया। इस तरीके के काम हमको यहाँ पे करने की जरूरत है, क्योंकि जिला बनने के बाद में अभी भी यहाँ पे बहुत काम करने की जरूरत है कि इसको जिले के परिवेश में लाया जाए। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, चूंकि ट्राइबल क्षेत्र है और ट्राइबल क्षेत्र में स्पोर्ट्स के माध्यम से भी बच्चे जुड़ते हैं और अपना लाइन नहीं खराब करते हैं और अपना फ्यूचर बनाते हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को अगर हम सोचें तो अभी भी यहाँ पे बहुत काम करने की जरूरत है और कंस्ट्रक्टिव वर्क करने की जरूरत है हमें। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई है, जैसा कि आहे गाहे बगाहे आज राजनीतिक गलियारे में ये चर्चाएं आम है कि यहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के खेमे से आते हैं, उनके काफी करीबी नेताओं में से एक आपकी गिनती होती है। तो क्या लगता है कि आपके विकास रोधी या सरगुजा में जैसे विकास इन 5 सालों में नहीं हो पाया, तो क्या लगता है कि आप विकास रोधी या विकास विरोधी कुछ ऐसा कुछ अनुमानित लगाते हैं कि कहीं आपको रोड़ा पड़ेगा इस बारे में? मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा जी। मेरे लिए गर्व की बात है कि आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के एक करीबी में से गिना जाता हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन जब मेरा मेयरशिप का जब चुनाव की बात आई थी तो माने मरा साहब तो थे ही, लेकिन हमारे अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी थे उस समय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे जो प्रोग्रेस की बात है, पिछला सेशन में हम तो विपक्ष में थे देखा जाए तो, चूंकि स्टेट में भाजपा की सरकार थी, हम निगम में कांग्रेस की सत्ता लेकर काबिज हुए थे, लेकिन उसके बावजूद काम हुए। काम करने के लिए पक्ष विपक्ष बहुत इशू नहीं होता है, मेरा ये मानना है। आप अपनी बात किस तरीके से और किस हद तक और कितनी ऊंचाइयों तक रख पाते हैं काम करने के लिए, वो मायने रखता है। किस उत्साह से और उस उत्साह और उद्देश्य का मतलब समीकरण सही होना चाहिए। जी, मेरा कहना वही है। मैं पहले भी कहा कि मैं कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहता हूँ, डिस्ट्रक्टिव वर्क बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, नहीं मेरे में आदत है। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ भी हमारे सम्मानित नागरिकों का पूरा सहयोग मिलेगा और बहुत अच्छे से काम करके और बहुत पॉजिटिव वे में काम करके मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र को, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि पूरे जिले के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं बलरामपुर का भी नाम रोशन करूं। जैसा कि आपके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि एक विधानसभा ही क्षेत्र नहीं, पूरे समूचे जिले को जो है आप जो है गौरवान्वित करेंगे या उसके लिए कार्य करेंगे। एक तरफ आप यहाँ पर यहाँ की स्थितियों पे नजर डालें कि एक तरफ आपके विपक्ष में जो भाजपा से जो कद्दावर मंत्री हैं, राम विचार नेता,
आपको कहाँ, आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं कि इतने बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री रहे हैं और आप जो है अब वर्तमान मेयर रहे हैं, तो क्या मेल खाएगा? मतलब क्या आप उससे फाइट कर पाएंगे, या जनता कितना प्यार कर रही है उस बारे में आप जनता को बताएं। देखिए, हम अभी सब जगह विजिट भी कर रहे हैं, सबसे मिल भी रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, बूथ में भी जा रहे हैं। लोगों का जो रुझान है बहुत अच्छा है, और सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। मुझे लगता है कि लोगों का प्यार मुझे मिलेगा, और जो मैंने अपना गोल्डन एज और गोल्डन पीरियड यहाँ पे दिया था जनता के लिए, मुझे लगता है कि मुझे रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है। अच्छा, मतलब जो आपने गोल्डन समय जो बिताया था, उस गोल्डन समय पर एक संक्षिप्त में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, संक्षिप्त में एक उस समय अवधि को, जो गोल्डन पीरियड जिसको आप बोल रहे हैं, उसके बारे में जनता को बताएंगे जो पहली बार देख रहे हैं आपको। भारत सम्मान के ज्यादातर दर्शक जो हैं बड़े ही निर्भीक किस्म के हैं, तो उनको बताएंगे जरा गोल्डन पीरियड के बारे में। जब मैं यहाँ पे पहला 99 में जब ज्वाइन किया था सनावल से, तो उसी सनावल से जहां से ये जो राम विचार नेताम है आपके विरुद्ध जो जी जी बिल्कुल खड़े हैं, वहीं से। जी, तो वो 28-29 साल का मैं उस समय रहा होगा, और निश्चित तौर पे एक एज का ही वो बहुत बेस्ट टाइम होता है जहाँ से आप अपनी लाइफ शुरू करते हैं। ट्रैक खराब करना है कि नहीं करना है वो रहता है। दूसरी बात ये था कि जब मैं ज्वाइन किया तो उस समय सनावल की परिस्थिति भी पहुंच विहीन जैसी थी, लेकिन उसके बाद प्रोग्रेस हुए। ऐसा नहीं है कि सब रोड बन गया, लाइट आए, मोबाइल हुआ, तो हम लोग भी कंफर्टेबल हुए। लेकिन जैसा मैं पीजी करके आया था और सडन सनावल मुझे पोस्टिंग मिला, और चूंकि मेरी मजबूरी भी थी कि फादर मेरे बीमार थे, तो मुझे यहाँ पे रहना ही था सरगुजा में। दूसरा पहलू ये था कि जब मैं वहाँ जाके देखा ट्राइबल्स को, इतने इंटीरियर में कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, और लोग इधर उधर भटकते, ओझाई कराते, झोला छाप के कारण डेथ होती, और बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने सोचा कि अगर मैं एक ट्राइबल होके और इस ट्राइबल क्षेत्र में अगर काम नहीं करूँगा, तो फिर बाहर से लोग आके क्यों यहाँ सेवा करेगा। लेकिन करते करते लोगों से जुड़ा होता गया, परिस्थितियाँ बदलती गईं, और बाद में फिर मैं बीएम रामानुजगंज हुआ। तो 14-15 साल का जो सफर रहा, बहुत लोगों से लगाव हुआ और दिल से जुड़े हुए हैं। वो इतने से ही प्रदर्शित होता है कि कई गवर्नमेंट सर्वेंट आते हैं, कई डॉक्टर आते हैं, चले जाते हैं, कभी कोई किसी को इतना याद नहीं करता है, लेकिन आज भी वही जुड़ाव यहाँ के लोगों से रहा, और उसी का परिणाम है कि आज लोग मुझे देख के खुश होते हैं और उतना प्यार देते हैं। सीटिंग विधायक को आज टिकट न मिलना, क्या लगता है आपको इससे नुकसान होगा, या ऐसी कोई बात, या आप मनाने का कोशिश किए हो पुराने विधायक को? निश्चित तौर पे टिकट नहीं मिलने तक तो कंपटीशन होता है, और उस समय बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, और एक ऊंचाइयों में जाके अगर कहीं पे रास्ता बदलना पड़ता है तो दिक्कतें तो होती हैं। हमने कोशिश भी किया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे संतुष्टि है कि मैंने अपना फर्ज निभाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग एक परिवार की तरह होके, हमारी लड़ाई भाजपा से है, सीधा सा, तो उसमें और कोई किंतु परंतु नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि उनके द्वारा भी कोई इस तरह का काम किया जाएगा जो कांग्रेस को हानि पहुंचाए। स्पष्ट तौर पर आपके द्वारा यह बोला जा रहा है कि उनका साथ नहीं मिला, लेकिन विरोध जो है देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम मतदाताओं के ऊपर जो है एक अपील पर आते हैं। तो देखिए, क्या है कि भारत सम्मान किसी भी सत्ता दल का पक्ष या विपक्ष नहीं दिखाता और नहीं दिखाने की चेष्टा रखता है, लेकिन यहाँ के मतदाताओं को एक प्यारी सी अपील है कि आप चाहे कांग्रेस को वोट दें, या बीजेपी को, या फिर आप अन्य पार्टियों को, या निर्दलीय किसी प्रत्याशी को, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, और इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करके ये दिखाएं कि छत्तीसगढ़ जागरूकता में कहीं से कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जागरूकता की अपार संभावनाएं जागृत हो रही है, और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए एक विशाल श्रृंखला को जागृत करें। आपके तरफ से मतदाताओं को क्या अपील है और क्या संदेश देना चाहते हैं, सबसे पहले उस पर? मैं अपने सम्मानित नागरिकों को सीधे सीधे यही अपील करना चाहूँगा कि आप वोट जरूर करें,
आप अपने पसंद के ही लोग को करें, किसी भी पार्टी को करें, लेकिन मतदान का उपयोग जरूर करें। अपना वोट वेस्ट मत करें, क्योंकि ये आपका मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। आप इससे प्रदेश ही नहीं पूरे देश को एक दिशा देते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक मत देते हैं। तो सम्मानित नागरिकों से यही अपील है कि आप अपना वोट जरूर करें। देखिए क्या है कि भारत सम्मान ने कईयों को जो है विधायक बनते दिखाया है। आपका ये पहला मर्तबा है जो आपको मौका मिला है, आप शायद विधायक बन जाएं। लेकिन आप हमारे दर्शकों को क्या अपील या क्या संदेश देना चाहेंगे जो क्षेत्रवासियों के लाभकारी हितकारी हो? एक वायदा जो आप शायद जैसे ही आप विधायक बने और उसके बाद में जो है उसको सबसे पहले करना चाहें। देखिए यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं आप जैसे बोले, लेकिन एक मुख्य जो बात जो जनता से आपको करनी चाहिए इस ऑन कैमरे के साथ। जैसा कि मैंने कहा कि अधोसंरचनात्मक प्रोग्रेस तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि मैं युवाओं को एक सही दिशा दिखाऊं, और एक युवाओं को सही दिशा दिखाने के लिए मेरे ख्याल से सबसे बेसिक नीड जो है वो एजुकेशन है, शिक्षा जी। और मैं शिक्षा के लिए बहुत अच्छे से काम करना चाहता हूँ। हेल्थ सेक्टर बहुत अपग्रेडेशन हुआ, लेकिन हेल्थ के लिए भी यहाँ से बहुत परेशानी होती है क्योंकि सुदूर इलाका है। और हेल्थ सेक्टर को भी अपन मिल के अच्छा अपग्रेड करेंगे ताकि लोग बेहतर इलाज यहाँ पा सकें। अभी भी है, लेकिन लोग रेफरल के कारण जो परेशान होते हैं उसकी संख्या मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल कम हो, क्योंकि मेडिकली अगर कोई परेशान होता है तो आर्थिक रूप से भी टूटता है और मानसिक रूप से भी टूटता है। तो ये दो मुख्य जो बिंदु है। बाकी तो जो हमारे सामान्य जनता और जो मुद्दे उनके मुख्य मुद्दे लाएंगी, उनसे भी सलाह लेके हम उस पर मिल के काम करेंगे। और जनता अगर मुझे चुन के लाती है तो मुख्य बिंदु मैं युवाओं पे फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी इसी परिवेश से, इसी ट्राइबल परिवेश से और पिछड़े परिवेश से मैं निकला होऊंगा। और यहाँ पे जो परिस्थितियाँ, किनारे किनारे की जो परिस्थितियाँ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे एजुकेटेड भी लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश लोग लेबर क्लास की और अभी भी हैं। उनके फ्यूचर को बेहतर एजुकेशन के माध्यम से बेहतर करें। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो गया तो स्वयं इतना सोचने को सक्षम हो जाता है कि मुझे कहाँ जाना है। ये तो बात शिक्षा और स्वास्थ्य पे युवाओं के लिए भी आपने बहुत अच्छी बात कर दी। ये जो बात जो अधूरी रह गई थी वो है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था बताते हैं कि बद से बदतर होते चला जा रहा है और उसी व्यवस्था से अव्यवस्था एक उत्पन्न होती है, नशा। तो इस पर जो है आप अपने हमारे दर्शकों से जो है क्या अपील करना चाहेंगे? और दूसरी बात यह कि आप कानून व्यवस्था के लिए कितना सुदृढ़ हो सके, कितना अच्छा हो सके, उसके लिए क्या आपने जो है अपने पास रखा है? मैं नशे के लिए मैं सीधा सीधा तो नहीं कहना चाह रहा था। मेरा जो कहना है कि मैं युवाओं को सही दिशा दिखाना चाहता हूँ एजुकेशन के माध्यम से। मेरे कहने का मतलब वही था कि हमारे बच्चे जिस समय टीनेज से आगे बढ़ते हैं, वही एक समय रहता है कि या तो स्ट्रॉन्ग होते हैं एजुकेशनली, या तो ट्रैक खराब हुआ तो फिर नशे की ओर मुड़ते हैं या दूसरे अन्य कामों के लिए। तो मेरा वही पर्पस है कि उनको गलत रास्ते में ना जाए, इस वजह से उनको एजुकेशनली अपग्रेड करना है। कानून व्यवस्था, मैं अपील यही करना चाहूँगा कि मैं अपने संवैधानिक व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। दूसरी ये कि मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है और जो सही है तो सही है। अगर इस चीज़ को अगर लेके चला जाए, कहने का मतलब कि भारत के संविधान का जो मुख्य बिंदु है कि कोई भी सही व्यक्ति को गलत सजा नहीं होना चाहिए। ये आपका कहना है, पर आपको नहीं लगता कि ये कागजी बातें हैं? आज भी धरातल में आप देखिए तो पत्रकारों को सरेआम जो है उनके साथ में जो है बदतमीजी हो रही है, उनके साथ में
जो है झूठे अपराध पंजीबद्ध हो रहे हैं। आप भी एक मामले में जो है पत्रकार के विरोध में एफआईआर दर्ज कराए थे, उस बारे में आपका क्या कहना है और पत्रकारों के लिए आपके अंदर कितनी सहजता है, इस बारे में जनता को बताएं। और देखिए, मीडिया जिसका कि देश को बनाने में भी बहुत बड़ा हाथ है, जी। लेकिन एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से आपके लिए दागता हूं हम्म। कि क्या वो देश निर्माण वाला मीडिया आज है? अगर वही देश निर्माण वाली मीडिया अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि वो तो देश निर्माण के लिए काम किया। बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं आप। मैं यह फिर से दोहराना चाहूंगा, जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे आप बताया अभी कि भाई ने हमने जो है नगर निगम क्षेत्र में, तो ठीक उसी तरह जो है आप सभी को उस क्षेत्र से या उस नजरिए से देख नहीं सकते। यदि कुछ लोग यदि अच्छा करना चाह रहे हैं तो उनमें बाधक यंत्र जो है लगा दिया जाता है सत्ता की ओर। तो यह कमोबेश सिर्फ छत्तीसगढ़ का हाल नहीं है, ये पूरे देश का हाल है। तो उस ओर जो है आपके राय क्या होंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मीडिया तो मेरे लिए तो हमेशा सहयोगात्मक रही है। मैं करियर 90 माने जो सेल्फ करियर कहा जाए कि मैं सर्विस 99 से शुरू किया हूं और आज दिनांक तक भी मीडिया हमेशा मेरे को सहयोग करी है। और मेरा एक नेचर रहा है कि मीडिया अगर कहीं मेरा समीक्षा कर रही है तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूं। मैं पहले भी आप लोग को अंबिकापुर में मैं बोला हूं कि क्योंकि मुझे अपनी कमी भी पता चलती है जी। तो सभी कोई एक ही ट्रैक में है, मैं भी हूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं मुझसे गलती नहीं हो, लेकिन मैं मनुष्य हूं, कितना भी कुछ कर लूंगा कहीं ना कहीं तो मुझसे भी गलती होगी। तो मेरा ये कहना है कि हम गलती ना करें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बाकी दुनिया में सभी कोई गलत होंगे या सभी कोई अच्छे होंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें हमें आत्ममंथन की भी ज़रूरत है। और मेरा हमेशा सोचना होता है कि मैं शुरू से कहता हूँ कि हमें पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव वे में कभी नहीं काम करना चाहिए। और पॉजिटिव वे में काम करेंगे, भले कभी छोटी गलती हो गई लेकिन वो और पॉजिटिव वे में हम काम करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने जिसके लिए हम सर्व करना चाहते हैं वो सर्व कर पाएंगे। मतलब आपने स्पष्ट तौर पर यह बताया कि अगर गलती से भी गलतियां हो जाती हैं तो उसे इशू ना बनाया जाए, आप ये स्पष्ट तौर से यह कहना चाह रहे हैं। हाँ, जो आपके अच्छे कार्य हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और उसे भी आगे ला करके दिखाना चाहिए। तो आपने सुना रामानुजगंज बलरामपुर के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की को। इनके द्वारा जो है बड़ी सहजता के साथ में जो है सारे सवालों का जो है जवाब दिया। कठोर सवाल भी थे, उनका भी बड़े सहजता से इनके द्वारा जो है जवाब दिया गया। पर यहां पर जो है स्थिति जो है एक तेज तर्रार विधायक प्रत्याशी और एक सरल स्वभाव के विधायक प्रत्याशी से प्रतिद्वंद है। जनता किसको चुन करके लाती है वह तो मतदान के पश्चात ही कोई भी आकलन लगा पाएगा, मतलब कि मतगणना के पश्चात। तो ठीक आप इंतजार करें और इस प्रत्याशी को आप कितना प्यार करते हैं वो अब मतगणना में जरूर दिखाएं। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।